क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय यूट्यूब पर पहली बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया अंतिम पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म को पहली बार ला रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार बाबा साहब ने इस पुस्तक को इतने मेहनत से लिखे हैं, कितना सजगता से इसे सजाए हैं, वो आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये है वो किताब बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। तो चलिए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसका पहला भाग है जन्म से परवरिया तक, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जिसमें पहला लेसन में कुल के बारे में बताया गया कि महात्मा बुद्ध यानी भगवान बुद्ध किस कुल से थे। ठीक है, उनका कुल के बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है। इसका पहला पॉइंट है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य न था। दूसरा पॉइंट है देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी पर एक राजा का अधिकार न था। तीसरा पॉइंट है राज्य किसी एक राजा के अधीन थे। उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे, जो 16 राज्य थे उसका कुछ नाम इस प्रकार है: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शोरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ठीक है, ये 16 महाजनपद है। जिन राज्यों चौथा पॉइंट है जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिय, अलकप के बुली, केशपूत के कलाम, कलिंग और पीपलवन के मौर्य तथा मग, जिनकी राजधानी शिशुमारगिरी थी। ठीक है। पांचवा पॉइंट है जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य था वे जनपद कहलाते थे। मतलब जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य था वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था वे संघ या गण कहलाते थे। ठीक है। छठा पॉइंट है कि कपिल वस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि वहाँ प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। सातवां पॉइंट है इतनी बात हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रम से शासन करते थे। ठीक है। इसका 8वां पॉइंट है राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। ठीक है, राज परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। फिर 9वां पॉइंट है सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। उनके पिता जो थे उनका राजा बनने का बारी था। ठीक है। 10वां पॉइंट है कि शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में थे। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। 11वां पॉइंट है इस अधिराजिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। और 12वां पॉइंट है उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था, मगध राज्य भी एक शक्तिशाली राज्य था। कौशल नरेश प्रसेनजित और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। समकालीन के समय तीनों लोग एक ही समय में थे। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट जो कह सकते हैं कुल, इनका कुल के बारे में जानकारी दिया गया था, ये खत्म हो गया। और दूसरा पॉइंट है इनका पूर्वज। तो महात्मा बुद्ध तथागत बुद्ध के जो पूर्वज थे वो कौन थे वो बताते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। ठीक है, शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पे पड़ा हो। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन का खोज किए थे, उन्होंने सिद्धांत दिया था, तो जिससे कि तथागत बुद्ध ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में लिखते हैं कि हो सकता है उनका राजधानी का नाम मुनि कपिल के नाम पर ही पड़ा हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कपिल वस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। ठीक है, सिंह हनु उसका पुत्र था। सिंह हनु का विवाह हुआ था कच्चाना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, दत्तोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंह हनु की 2 लड़कियां थी, अमिता तथा परमिता। ठीक है,
और ये इस प्रकार यानी तथागत बुद्ध के जो दादाजी थे उनका नाम सिंहनु था। ठीक है, उनका शादी कच्चाना से हुआ था और उनके 5 पुत्र थे। यानी तथागत बुद्ध के जो पिताजी थे वो 5 भाई थे, सुदोधन, धतोदन, शुक्लोदन, साक्योदन तथा अमितोदन। और इन तथागत बुद्ध की 2 बुआ थी, अमिता तथा परमिता। तीसरा पॉइंट है परिवार का गोत्र आदित्य था। तो गोत्र उस टाइम भी चलता था, आज भी हिंदू धर्म में चलता है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के तहत ही गोत्र आता है शायद। फिर चौथा पॉइंट है सुदोधन का विवाह महामाया के साथ हुआ था। उसके पिता का नाम अंजन तथा माता का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोलीय था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। ठीक है, सुदोधन बड़ा योद्धा था। जब सुदोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। सुदोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। तो ये दूसरा पॉइंट था और इस वीडियो में बस यही 2 पॉइंट, बाकी अगला पॉइंट अगली वीडियो में। अगर इस किताब को आप भी पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। और तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।